हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 8 मई फर्स्ट शिफ्ट का जैसे कि हो चुका है दोस्तों। आज हम इस सेशन में 8 मई फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे दोस्तों। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखेगा दोस्तों। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि BCCI की स्थापना कब हुई थी। तो BCCI की जो स्थापना किया गया था 1928 ईस्वी में किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 1928 आपका करेक्ट आंसर होता। यदि BCCI के मुख्यालय पूछा जाए तो BCCI के जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है, एवं वर्तमान में BCCI के जो अध्यक्ष है वो रोजर बिन्नी है, जो कि सौरभ गांगुली के स्थान लिए, यानी कि BCCI के पूर्व अध्यक्ष पूछा जाए तो सौरभ गांगुली थे। BCCI के वर्तमान उपाध्यक्ष पूछा जाए तो उपा जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में BCCI के वह राजीव शुक्ला हैं, एवं BCCI के प्रथम यदि अध्यक्ष पूछा जाए, BCCI के यदि प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो BCCI के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह ग्रांट गोवन थे। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। यदि इसी से संबंधित यदि ICC के बारे में पूछा जाए तो ICC की जो स्थापना किया गया था 1919 ईस्वी में स्थापना किया गया था, एवं इसकी जो मुख्यालय है वर्तमान में वह दुबई में स्थित है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ICC के वह ग्रेगर बर्कले हैं, जो कि वर्तमान में वह न्यूजीलैंड से संबंध रखते हैं। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा, जो कि BCCI के वर्तमान ग्रेगर बर्गने हैं। इनका जो कार्यकाल था 2022 तक ही था, लेकिन इनका जो कार्यकाल है बढ़ा दिया गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय है जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो अंडमान निकोबार को जो है 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है 10 डिग्री चैनल आपका करेक्ट आंसर होता है। वहीं देखा जाए तो 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है, और 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत में गरीबी का आकलन द्वारा किया जाता है। तो भारत में जो गरीबी का जो आकलन किया जाता है वह नीति आयोग की टास्क फोर्स के द्वारा किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता नीति आयोग टास्क फोर्स आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नवरेह त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो नवरेह त्यौहार जो मनाया जाता है वह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो है नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो यह भी ध्यान में रखेगा। और जो नव वर्ष के रूप में कहाँ कहाँ किस रूप में मनाया जाता है इसे भी देख लेते हैं। जैसे कि बैसाखी जो है यह भी नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, जो कि हिंदू एवं सिखों के द्वारा मनाया जाता है। बिशु जो कि यह भी नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, जो कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में यह मनाया जाता है नव वर्ष के रूप में। और केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में भी जो है बिशु मनाया जाता है। पुंथांडु जो कि पांडुचेरी तथा तमिल में मनाया जाता है नव वर्ष के रूप में। और बहु जो कि असम और पूर्वोत्तर भारत में जो है नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। और नवा वर्षा जो कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है नव वर्ष के रूप में। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। चलिए इनसे संबंधित अन्य महोत्सव को देख लेते हैं, जैसे कि हेमिस महोत्सव जो कि लद्दाख में मनाया जाता है, और ट्यूलिप फेस्टिवल जो कि जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, और फ्लेमिंगो महोत्सव जो कि आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, और उगादी जो कि आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में मनाया जाता है। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप मेला जो कि यानी कि प्रधानमंत्री शिक्षता मेला का आयोजन जो है कितने जिलों में किया गया था। तो इसका जो आयोजन किया गया था कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया था, एवं 12 दिसंबर 2022 को 25 राज्यों के 197 जिलों में इसका आयोजन किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 197 आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विद्युत धारा को जोड़ने व हटाने के लिए किस निकाय का प्रयोग किया जाता है। यानी किसका प्रयोग किया जाता है विद्युत को जोड़ने एवं हटाने के लिए। तो इस रूप में देखा जाए तो फ्यूज का भी जो प्रयोग है वह विद्युत को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, या तो आप स्विच भी हो सकता है, जो कि आप देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। तो स्विच भी हो सकता है आपके ऑप्शन में। चलिए इनसे संबंधित अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। फ्यूज जो है
फ्यूज जो होना चाहिए वह उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक का होना चाहिए। फ्यूज शीशा एवं टीन का बना होता है जिसका प्रतिरोध उच्च होता है। और फ्यूज परिपथ को बचाने में बचाने के लिए जो है फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। परिपथ को बचाने के लिए फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जब भी उच्च वोल्टेज आए तो कि फ्यूज गलकर कट जाती है, इसलिए जो है फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है घर के परिपथ में। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में ह्वेन सांग जो कि पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम में भ्रमण किए थे। यानी कि ह्वेन सांग जो थे किस पल्लव शासक के समय जो है राजधानी कांचीपुरम में भ्रमण किए थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है नरसिंह वर्मन प्रथम, जो आपका करेक्ट आंसर होता है। इन्हीं के समय में जो है ह्वेन सांग कांचीपुरम की राजधानी पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम गए थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता नरसिंह वर्मन प्रथम आपका करेक्ट आंसर होता। यदि ये भी पूछा जाए कि पल्लवों के जो संस्थापक जो थे वो शिव विष्णु थे, तो इसे भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। तो भारत में जो जनगणना की जाती है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 10 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होता। चलिए इनसे संबंधित अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। जैसे कि भारत की जनगणना जो सर्वप्रथम किया गया था 1872 ईस्वी में किया गया था, जो कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया था। वहीं देखा जाए तो नियमित जनगणना जो कि 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में इसकी शुरुआत किया गया था, जो कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता था। सर्वप्रथम जातीय जनगणना यदि पूछा जाए कि सर्वप्रथम जो जातीय जनगणना करवाया गया है वह किसके द्वारा करवाया गया, किस राज्य के द्वारा। तो सर्वप्रथम जातीय जनगणना जो है सर्वप्रथम यह बिहार राज्य के द्वारा करवाया गया है। जनगणना के अध्ययन को जो है जनकांगीय डेमोग्राफी कहा जाता है। और वनों का सर्वेक्षण के बारे में जो होता है, वनों का जो सर्वेक्षण प्रत्येक 2 साल के पर होता है। और कृषि जो जनगणना होता है वह प्रत्येक 5 साल पर होता है। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा जिनका फिर नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन था। यानी कि दूसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय पूछा गया था। यदि 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो देश भर में अल्पसंख्यकों की ओवरऑल इंडिया लेवल में देखा जाए यानी कि पूरे भारतवर्ष में तो 19.3% अल्पसंख्यक थे। 19.3% थे ओवरऑल, यानी कि इंडिया लेवल पर देखा जाए। यदि प्रत्येक के रूप में देखा जाए तो कि मुसलमानों की जो देखा जाए मुसलमानों की जो संख्या थी वह 14.2% थी और ईसाई जो थे 2.3% थे, जो कि दूसरे नंबर पे थी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता ईसाई आपका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि अल्पसंख्यक के मामले जो है दूसरा स्थान पूछा गया था। तो दूसरे स्थान पर जो रही थी ईसाई रहा था। वहीं देखा जाए तीसरा स्थान पर सिख रहा था, जो कि 1.7% थी। बौद्ध का 0.7% और जैन का जो था 4.4% और पारसी 0.006% था। तो इन सारे आंकड़ा को भी जरूर ध्यान में रखेगा। एक बताओ दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम्स में डिफिनेट पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना, तो जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला है तो 2011 की जनगणना को डिफिनेट देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर या 2 नंबर डिफिनेट पूछे जा रहे हैं। तो 2011 की जनगणना डिफिनेट देख के जाइएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, महाराजा सवाई जय सिंह ने यानी कि जय सिंह द्वितीय जो थे किस शहर की स्थापना किए थे। तो इनके द्वारा जो किया गया था जयपुर की स्थापना किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता जयपुर शहर आपका करेक्ट आंसर होता। इसे जो है पिंक सिटी के रूप में भी जाना जाता है। इनसे संबंधित अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देखें तो जैसे कि मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा जो है इन्हें सवाई की उपाधि दिया गया था। वहीं देखा जाए तो मुगल शासक बादशाह मोहम्मद शाह के द्वारा जो है इनको सरमद ए राजा ए हिंद की उपाधि दिया गया था। सवाई जय सिंह के द्वारा ही इन्हीं के द्वारा उत्तर भारत में 5 खगोलीय इकाइयों की स्थापना किया गया था, जिन्हें जो है जंतर मंतर के नाम से भी जानते हैं। ये जो 5 स्थान कहाँ पे जो स्थापना किया गया था इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा और वाराणसी, इन 5 स्थानों पर जो है सवाई जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर की स्थापना किया गया था। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इन सबको जरूर ध्यान में रखेगा कि 5 स्थानों पर जो है जंतर मंतर की स्थापना किया गया था सवाई जय सिंह के द्वारा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, केंद्रक कोशिका झिल्ली के बीच स्थित द्रव को क्या कहा जाता है। तो इसे जो हमारे समझ से लगता है कि इसमें ऑप्शन हमें तो नहीं प्रोवाइड हुए हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसके बीच जो द्रव पाए जाते हैं उसे कोशिका द्रव के नाम से भी जानते हैं।
या कोशिकांग के रूप में भी जानते हैं। तो मुख्य रूप से जो है कोशिका द्रव के रूप में ही जानते हैं। तो आपका जो क्रिएटिव जो आंसर होगा वह कोशिका द्रव ही होगा। तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे, कोशिका द्रव दिया गया था या कोई इस रूप में दिए गए थे। तो चलिए इनसे संबंधित अन्य एक्टिव फैक्ट को भी देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम इत्यादि जो हैं कोशिका द्रव में ही स्थित होते हैं, जो कि एक कोशिका के अंग हैं। इनके बीच जो उपस्थित द्रव होते हैं उसे कोशिकांग द्रव भी कहते हैं। ये सभी जो हैं कोशिका के बीच में उपस्थित होते हैं। इन्हीं के चारों बगल जो है द्रव के रूप में जो पाया जाता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका जीवित रहने की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है एवं इसकी जो खोज किया गया था सर्वप्रथम वह 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, जबकि जीवित कोशिका की खोज जो है लुवेनहॉक के द्वारा किया गया था। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, महाद्वीपीय संहित जो है मुख्य रूप से किस खनिजों से बनी है। तो ये मुख्य रूप से जो है सिलिका एवं एल्युमिनियम के बनी है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है एल्युमिनियम एवं सिलिका, आप देख लीजिएगा दोनों के दिया गया था या एक दिया गया था। हमें ऑप्शन नहीं प्राप्त हो पाए हैं इसका भी, तो आप देख लीजिएगा दोनों दिया गया था या एक दिया गया था। मुख्य रूप से जो है इन्हीं दोनों से बने हुए हैं। इन्हें जो है सियाल के नाम से भी जानते हैं। तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बंगाल विभाजन के प्रमुख कारण क्या थे। तो बंगाल विभाजन के जो प्रमुख कारण देखे गए हैं या प्रशासनिक सुधार, आधिकारिक कारण, फूट डालो और राज करो नीति, धार्मिक विभाजन, सामरिक कारण और भाषाई विभाजन। तो आप देख लीजिएगा इसी रूप में आप कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया था। हमें इसका भी ऑप्शन नहीं प्राप्त हो पाए थे, नहीं किसी बच्चों के द्वारा भेजा गया। तो आप देख लीजिएगा इसमें से किस रूप में आपका ऑप्शन में दिया गया था वो आपका करेक्ट आंसर होता। चलिए इनसे संबंधित अन्य एक्टिव फैक्ट को भी देख लेते हैं। जैसे कि बंगाल का जो विभाजन किया गया था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। उस समय जो 22 रहे थे वो लॉर्ड कर्जन ही थे। और बंगाल विभाजन को जो है बंग भंग के नाम से भी जानते हैं। तो इन सारे एक्टिव फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक कोशिका के जो अंदर सामग्री छांटने, पैक करने और वितरण करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है गोल्जी काय, आपका करेक्ट आंसर होता। गोल्जी काय के द्वारा जो है कोशिका के ये सारे कार्य किए जाते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता गोल्जी काय आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, I2U2 को और किस नाम से जाना जाता है। तो I2U2 को जो है पैसिफिक ओशियन ऑफ क्वाड के नाम से भी जानते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता पैसिफिक ओशियन का क्वाड आपका करेक्ट आंसर होता। इसके अंतर्गत जो है कौन कौन सा देश आते हैं इसे भी देख लेते हैं। जैसे कि भारत, इजराइल, UAE और UE, ये सभी जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं I2U2 के अंतर्गत। वहीं क्वाड के अंतर्गत देखा जाए तो भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, गेहूं की पैदावार के लिए सर्वाधिक जो उपयोगी मिट्टी है वह कौन सी है। तो गेहूं पैदा के लिए सर्वाधिक जो अच्छी मिट्टी मानी जाती है वह दोमट मिट्टी मानी जाती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता दोमट मिट्टी आपका करेक्ट आंसर होता। गेहूँ एक जो कि रबी फसल है एवं भारत के हरित क्रांति में जो है सर्वाधिक प्रभाव जो देखा गया था वह गेहूं पर ही देखा गया था। तो इन दोनों एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी। तो तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना किया गया था देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 6 अक्टूबर 1839 आपका करेक्ट आंसर होता। इस धर्म का जो उद्देश्य था धार्मिक विषयों पर चिंतन करना और उपनिषदों का सार संग्रह करना, इसका इस धर्म का मुख्य कारण था, मतलब कि उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य भी जरूर ध्यान में रखेगा। कई बार जो है उद्देश्य भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। प्रमुख संस्थानों का मतलब कि स्थापना भी पूछा जा रहा है। तो चलिए प्रमुख संस्थानों की स्थापना को भी देख लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपको प्रमुख संगठन एवं उसके संस्थापक दे दिए हैं। जैसे कि आत्म सभा की जो स्थापना है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1815 ईस्वी में, एवं आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना किया गया था वह विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना
देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडु के द्वारा जो कि 1867 में स्थापना किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। और विवेकानंद के जो गुरु हैं वह रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु हैं, ये भी ध्यान में रखेगा। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। तो ये प्रमुख संगठन एवं उनके संस्थापक हैं। तो इनसे जो है एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन सभी संगठनों को देखकर जरूर जाएगा इनके संस्थापक एवं इनकी स्थापना कब की गई थी, इन दोनों को जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है टेनिस से है, जो कि एक स्वीडिश खिलाड़ी हैं। तो इसका जो आपका जो करेक्ट आंसर होता है टेनिस, आपका करेक्ट आंसर होता। ये किस देश से बिलोंग करते हैं, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, उस्ताद अलाउद्दीन खां का किस बात से संबंध है, किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो इनका जो संबंध था स्रोत वादक थे। स्रोत वादक आपका करेक्ट आंसर होता। इन्हें जो है 1958 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार और 1971 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। जैसा कि दोस्तों आपको जितने भी वाद्य यंत्र से संबंधित प्रमुख वादक थे उनके बारे में जो है आपको शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करा दिया था। जो भी आप हमारे शॉर्ट वीडियो के पार्टी देखते होंगे उनको ये जो है क्वेश्चन जरूर करके आए होंगे, कन्फर्म करके आए होंगे। तो इसलिए कहते हैं जो भी हमारे द्वारा शॉर्ट वीडियो जो प्रोवाइड कराया जाता है उसे भी आप जरूर डेली व्यू में देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है अनुच्छेद 60 आपका करेक्ट आंसर होता। अनुच्छेद 60 के तहत जो है संविधान के तहत जो है अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश के अंतर्गत शपथ ग्रहण करता है। तो राष्ट्रपति से संबंधित यह प्रमुख अनुच्छेद आपको दे दिए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 52 जो है यह राष्ट्रपति से संबंधित है। और कार्यपालिका की शक्ति के तहत जो है 53, राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति का चुनाव एवं का तारीख निर्धारित करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 56, राष्ट्रपति का पूर्वानिर्वाण का आयोग जो देता है यह 57 देता है अनुच्छेद। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का योग्यता जो दिया गया है वह 58 में दिया गया है। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें जो दिया गया है अनुच्छेद 59 में दिया गया है। अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण दिया गया है। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद जो हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि आपको दे दिए गए हैं ये सभी जो है राष्ट्रपति से संबंधित हैं। तो इन्हें आप वीडियो पॉज करके एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे कि अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। तो सारे जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राष्ट्रपति से संबंधित है जो अनुच्छेद हैं वो आपको दे दिए गए हैं, तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो वर्तमान में देखा जाए तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है 22 आपका करेक्ट आंसर होता, जो कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये आपको 22 भाषा दे दिया गया है, आप इन्हें भी एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। चलिए इनसे संबंधित अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय जो तो कुल 14 भाषाएँ संविधान सभा में जो लिखित जो वह 14 भाषाएँ थी। 1967 ईस्वी में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। एक ही भाषा मतलब सिर्फ सिंधी भाषा को जो है 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 1992 में जो है 71वें संविधान संशोधन के दौरान कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। और 2003 में जो है 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इन 4 भाषाओं को जो है 2003 में जोड़ा गया था। तो इन एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखेगा। वहीं देखा जाए तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 6 भाषाओं को भारत का शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ये जो 6 शास्त्रीय भाषाएँ कौन कौन से हैं? तमिल भाषा जो कि 2004 में जो है इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। संस्कृत जिसे 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में
और मलयालम 2013 में और ओडिसी 2014 में। इन 6 को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है 8वीं अनुसूची में, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की बाव जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो रानी की बाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित है, जो कि प्रसिद्ध मारवाड़ी सीढ़ीदार कुआं के रूप में स्थित है। यह जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता सरस्वती नदी आपका करेक्ट आंसर होता। रानी की बाव को जो है RBI के द्वारा जुलाई 2018 में जो है इसे 100 रुपये के नोट पर जो है चिन्हित किया गया है। अब देखेंगे तो 100 रुपये के जो नोट पर जो चित्र अंकित किया गया है, इसी का चित्र अंकित किया गया रानी की बाव का। वहीं देखा जाए तो इसे जुलाई 2014 में जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में विरासत के रूप में भी शामिल किया जा चुका है। तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, राउत नाच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राउत नाच जो है छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो राउत नाच है दिवाली त्यौहार के बाद देव उठनी एकादशी के दौरान जो है यह मुख्य रूप से यदुवंशियों के द्वारा किया जाता है। तो ये इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। उत्तराखंड के अन्य प्रमुख नृत्यों को भी देख लेते हैं, जैसे कि सुआ, राउत नाच, कर्मा, ककरास, गौर नृत्य, ये सभी जो है प्रमुख हैं। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं उसके बारे में पूछा गया था। तो राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से जो है दोनों सदनों के सदस्य यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य एवं राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सभी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में जो नहीं भाग लेते हैं वह संसद के मनोनीत सदस्य, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, एवं राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, ये सभी जो हैं राज्य के विधानसभा के सदस्य हो गए निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जो हो गए, ये सभी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो आपके ऑप्शन में जो दिया गया था राज्य के विधानसभा का निर्वाचित सदस्य दिया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता राज्य का विधानसभा का निर्वाचित सदस्य आपका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? तो यह जो आधारित था मैकाले के मिल्ट नियम पर आधारित था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता मैकाले के मिल्ट अधिनियम आपका करेक्ट आंसर होता। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। यदि कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा आपको, तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो सेशन बनाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।